आज वन संसाधन का क्लास स्टार्ट हो रहा है। हम आगे बताने वाले हैं। इससे पहले पिछले क्लास में चला था हिमालय यज्ञ, ठीक। और इससे पहले चला था प्रशासनिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। ठीक है, उससे पहले चला था प्रशासनिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। तो प्रशासनिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। प्रशासनिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। पहला है आरक्षित वन, दूसरा रक्षित या संरक्षित, और तीसरा अवर्गीकृत। ठीक, अब तीनों ये किस तरह के वन हैं तो उसमें देखेंगे हम लोग कि जैसे आजकल हम लोग देख रहे हैं कि वन कटाव पे काफी रोक लगाया जा रहा है। किसी भी तरह का हो, पेड़ पौधा का कटाव पे रोक लगाया जा रहा है। ठीक, तो उसी रोक को लगाने के लिए कुछ अलग तरह के पेड़ पौधे या कुछ खास जगहों पे उगाए जाने वाले पेड़ पौधे को काटने पे रोक लगाया जाता है। यानी कि जिसमें सरकार अलाउ नहीं करती है वन को काटने के लिए, इसमें सरकार अलाउ नहीं करती है। ठीक, इसमें प्रवेश वर्जित रहता है, आम लोग का प्रवेश वर्जित रहता है। उसमें आरक्षित वन के अंतर्गत आते हैं, हम बताए हैं। और यह 53% पर है पूरे भारत में। ठीक, आरक्षित वन और रक्षित और आरक्षित वन अगर दोनों मिला दिया जाए तो मध्य प्रदेश में ये जो दोनों वन को अगर मिला दिया जाए तो 75% का हिस्सा, ये दोनों वन का 75% हिस्सा अकेले मध्य प्रदेश में है। ठीक, और मध्य प्रदेश में वनों का विस्तार कितना, 11.02%। ठीक, मध्य प्रदेश में वनों का विस्तार कितना, 11.02%। और सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है, सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश। कहाँ पे ये ज्यादा हो जाता है, तो ये जो आरक्षित वन और रक्षित वन है, ये दोनों पे प्रवेश, आम आदमियों का प्रवेश वर्जित होता है। ये सरकार के नियंत्रण में होते हैं, ये सरकार के नियंत्रण में होते हैं। तो इस पे न पशुचारण के लिए, पशुचारण, ईंधन के लिए, वन कटाव के लिए, यानी कि जो बोलते प्लम्बर या फिर उसको फर्नीचर वाला जो काम होता है, वो सभी का जो लकड़ियों का इकट्ठा करता है, उन सभी कार्यों के लिए आरक्षित वन और रक्षित वन में मनाही करता है सरकार। ठीक, इनमें आम आदमियों का प्रवेश वर्जित रखता है। और यही कारण है कि यहाँ वन कटाव कम होता है। और यही वन, ये दोनों वन मध्य प्रदेश में ज्यादा है। कितना प्रतिशत हिस्से पर, भारत के कुल 75% जितना भी वन है, ये पूरे वन भारत के सभी राज्यों में लगभग है, लेकिन ये दोनों का 75% वन अकेले मध्य प्रदेश में। इसी कारण से मध्य प्रदेश सर्वाधिक वनों वाला राज्य है। ठीक, दूसरा आरक्षित वन। ये वन में देखो, ये वन में क्या है, इसमें प्रवेश वर्जित नहीं है, इसमें कटाव ये वगैरह हो सकता है। ठीक, पशुचारण हो सकता है, पशुचारण भी नहीं हो सकता, वन कटाव इसमें हो सकता है, लेकिन कैसे, तो सरकार की अनुमति से, सरकार की अनुमति से। और ये पूरे भारत, ये वन पूरे भारत में 29% है। ये वन 29% ये वन है। पूरे भारत में 53% ये वन है आरक्षित और 29% रक्षित वन है। 29% रक्षित वन है। और अवर्गीकृत वन ऐसा वन है जो सरकार के नियंत्रण में ना हो करके कहीं पे भी हम लोग जाके पशुचारण, ये दोनों में पशुचारण ये सब वगैरह पे प्रतिबंध है।
इसमें वन कटाव पे भी प्रतिबंध है, लेकिन रक्षित वन में वन कटाव पे प्रतिबंध नहीं है। कुछ कुछ पेड़ पौधे पे प्रतिबंध है, खास पेड़ पौधे पे, लेकिन कुछ पेड़ पौधे पे नहीं, वहां हम लोग कटाई कर सकते हैं। लेकिन कैसे? तो सरकार की अनुमति से। इसीलिए तो इसको कहते हैं प्रशासनिक दृष्टि से वन का वर्गीकरण। और अवर्गीकृत वन है जो 18% हिस्सों पर पाया जाता है। अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन कितना हिस्सों पर है? 18%। इसमें पशुचारण हम लोग कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। वन कटाव भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। किसी भी तरह के पेड़ पौधे हैं मनुष्य के लिए संसाधन के रूप में काम करते हैं, लेकिन मनुष्य अधिक उसका दोहन करता है, ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने का चलते वो वन कटाव करता है। तो अवर्गीकृत वन में हम क्या बोले, उसमें पशुचारण करा सकते हैं, वन कटाव करा सकते हैं, ठीक। और क्या, ईंधन के रूप में लकड़ियों का भी इकट्ठा कर सकते हैं तोड़ के, ठीक। इसमें सरकार मना नहीं करती है। और यह भारत के कुल 18% पे है। तो इतना तक हम पिछले क्लास में देख लिए थे। और उसके बाद आता है एक हिमालय, जो एक चीड़ प्रकार के वृक्ष का होता है। चीड़ एक प्रकार का वृक्ष है, उसी की तरह होता है हिमालय, जो अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रों में ज्यादातर पाई जाती है। और हिमालय जो है, इससे कैंसर का दवा तैयार किया जाता है। टैक्सोल दवा तैयार किया जाता है, ठीक। तो वही था हिमालय। और यह जो वृक्ष है एक प्रकार का सदाबहार वृक्ष है, ठीक। ये पॉइंट याद रखना, पिछले वीडियो में हम बता दिए हैं। अब हम आगे टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे कि संकटग्रस्त प्रजाति, विलुप्त प्रजाति, संकटग्रस्त प्रजाति है क्या, विलुप्त प्रजाति है क्या, रेड डाटा बुक है क्या, तो कितने मछलियों का कितनी प्रजाति अब तक विलुप्त हो चुकी है, 21 विलुप्त हो चुकी है, ठीक। और 343 विलुप्त होने के खतरे पे हैं। सरीसृप, यानी सरीसृप का अर्थ होता है जो रेंग कर लगभग चलते हैं, ठीक। तो सरीसृप भी लगभग 21% समाप्त हो चुकी है, ठीक। तो वही हम बताएंगे कौन कितना समाप्त हो चुका है। यहां से ऑब्जेक्टिव आता है। एक तरफ हम हेडिंग देंगे प्रजाति, और इधर हेडिंग देंगे विलुप्त हो चुके प्रजाति। और इधर लिखेंगे विलुप्त होने के खतरे में घिरे प्रजाति। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पेड़ पौधा। फिर मछली, उभयचर। उभयचर का अर्थ, उभय का अर्थ होता है दो, और चर का मतलब चलने वाला है। इन दोनों जगह पे चलने वाले, यानी कि जल में भी और स्थल में भी, ठीक। सरीसृप, ठीक। पेड़ पौधा, मछली, उभयचर, सरीसृप, बिना रीढ़ वाले जंतु, बिना रीढ़ वाले जंतु। उसके बाद हो जाएगा पक्षी, फिर स्तनपायी, ठीक। तो पेड़ पौधे की 384 प्रजातियां समाप्त हो चुकी है। भारत में 384 प्रजातियां समाप्त हो चुकी है। और भारत में पूरे विश्व में 47,000 प्रजातियां हैं वनस्पति का। 47,000 प्रजाति है पूरा वनस्पति का, जिसमें से 32,000 विदेशों में और 15,000 भारत में है। 15,000
भारत में और 32,000 बाकी सभी देशों में है। अब 15,000 में से 384 प्रजातियां वनस्पति का समाप्त हो चुका है। 384 प्रजातियां समाप्त हो चुका है। ठीक, प्रजाति तो नहीं हो सकता, ही विलुप्त हो चुके वनस्पति तीन सौ चौरासी प्रजातियां समाप्त हो चुका है और 19,079 समाप्त होने के खतरे पे है। 19,079 समाप्त होने के खतरे में है। मछली का 21 प्रजाति समाप्त हो चुका है। मछली का 21 प्रजाति समाप्त हो चुका है और 343 प्रजाति समाप्त होने के कगार पे है। 343 प्रजाति समाप्त होने के कगार पे है। और उभयचर का 2 प्रजाति समाप्त हो चुका है। ठीक, और 50 प्रजाति समाप्त होने के कगार पे है। ठीक, सरीसृप का 21 प्रजाति समाप्त हो चुका है, बिल्कुल मछली की तरह ही, और इसका 170 प्रजाति समाप्त होने के कगार पर है। ठीक, पेड़ पौधा का 384 समाप्त हो चुका है और 19,079 समाप्त होने के कगार पर है। और मछली का 21 प्रजाति समाप्त हो चुकी है और 343 प्रजाति समाप्त होने के कगार पे है। ठीक, उभयचर का 2 प्रजाति समाप्त हो चुकी है, 50 प्रजाति समाप्त होने के कगार पे है। ठीक, और जो समाप्त होने के कगार पे है उसको बोलते हैं संकटग्रस्त प्रजाति। इसी के बारे में रेड डाटा बुक में अध्ययन करते हैं। इसी के बारे में हम लोग रेड डाटा बुक में अध्ययन करते हैं। सरीसृप का 21 प्रजाति समाप्त हो चुका है और 170 प्रजाति समाप्त होने के कगार पे है। और बिना रीढ़ वाले 98 हैं, बिना रीढ़ वाले 98 हैं और ये लगभग 1355 प्रजाति समाप्त होने के कगार पे है। और पक्षी का 133 प्रजाति समाप्त हो चुका है। ठीक है, पक्षी का 133 प्रजाति समाप्त हो चुका है और 1037 प्रजाति समाप्त होने के कगार पे है। ठीक, फिर से हम लोग देखेंगे, पेड़ पौधा का 384 प्रजाति समाप्त हो चुकी है और 19,079 प्रजाति समाप्त होने के कगार पे है। मछली का 21 प्रजाति समाप्त हो चुकी है और पक्षी का और 343 समाप्त होने के कगार पर है। ठीक, और उभयचर का 2 प्रजाति समाप्त हो चुकी है और 50 प्रजाति समाप्त होने के कगार पर है। सरीसृप, सरीसृप का अर्थ जो रेंग कर चलते हैं, छिपकली, मेढक, सांप। ठीक, तो 21 प्रजाति उसकी समाप्त हो चुकी है और 170 प्रजाति समाप्त होने के कगार पर है। और बिना रीढ़ वाले जंतु यानी जिनके रीढ़ नहीं होते हैं, ठीक, तो उनकी 98 प्रजाति समाप्त हो चुकी है और 1355 प्रजाति समाप्त होने के कगार पर है। पक्षी का 133 प्रजाति समाप्त हो चुकी है, 1037 प्रजाति समाप्त होने के कगार पर है। ठीक, तो बचा कौन? स्तनपायी, इसका 83 प्रजाति समाप्त हो चुकी है। इसकी कितनी प्रजाति समाप्त हो चुकी है? 83 और 497 समाप्त होने के कगार पर है। ठीक, एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं ये तीनों। बिना रीढ़ वाले जंतु की प्रजाति कितनी समाप्त हो चुकी है? 98 और 1355 प्रजाति समाप्त होने के कगार पर है। ठीक, और पक्षी में 133 प्रजाति पक्षियों की समाप्त हो चुकी है और 1037 प्रजाति समाप्त होने के कगार पर है। और स्तनपायी का 83 और 497 है। ठीक, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि जीवों में कौन सा, पेड़ पौधा, मछली, उभयचर, सरीसृप, इन सभी में से देगा एक और बोलेगा इनकी कितनी प्रजातियां समाप्त होने के कगार पे है। ठीक, या बोलेगा संकटग्रस्त प्रजाति। संकटग्रस्त प्रजाति का अर्थ होता है कि जीवों की कुछ वैसी प्रजाति जो संकट में हो यानी कि समाप्त होने वाला हो। ठीक, उस पर भी खतरा हो, जैसे शेर, बाघ, चीता, काला हिरण। ठीक, और सब जानवर हो जाएगा, घड़ियाल, ये सब वगैरह हो जाएगा। और विलुप्त होने के कगार पे कहने का अर्थ जो समाप्त हो चुका, उसका पृथ्वी पर से अस्तित्व समाप्त हो चुका, जैसे डेडो, डायनासोर होता है ना, डायनासोर, ये सब वगैरह। ठीक, तो हम आगे देखेंगे संकटग्रस्त प्रजाति क्या है।
विलुप्त होने से खतरे से घिरे कुछ प्राणी, विलुप्त होने के खतरे से घिरे कुछ प्राणी। ठीक, तो इसका डाटा बहुत सारा है। जैसे हम लोग तो आसपास में जानते हैं, छोटा मोटा नाम जानते हैं, लेकिन कुछ कठिन नाम भी होता है। जैसे हम लोग तो शेर जानते हैं कि ये समाप्त होने के कगार पे है, शेर, चीता, बाघ, ठीक, हिरण। हिरण का एक और प्रजाति होता है, उसको देता है अनुपमृग। अनुपमृग ये हिरण की तरह ही होता है, अनुपमृग। ठीक, उसका देखो था कृष्णसार। क्या होता है? कृष्णसार। फिर घड़ियाल भी बोल सकते हैं, एक और है घड़ियाल। ठीक, बारहसिंग, बारहसिंग, गेंडा। इसमें से हम लोग कुछ कुछ का नाम जानते हैं, कुछ कुछ का नहीं। घड़ियाल, बारहसिंग, गेंडा, और क्या हो जाएगा? मगरमच्छ। ठीक, तो इतने सारे और भी हो सकते हैं, जैसे कुछ कछुआ, लाल पांडा, कछुआ, पांडा में लाल पांडा। ठीक, हंस का भी प्रजाति धीरे धीरे समाप्ति हो रहा है। बगुला, धूसर बगुला, मतलब बगला यहाँ पे बोले तो उजला वाला बगला जो हम लोग देखे हैं, लेकिन एक धूसर बगला होता है मट्टी के कलर में, ठीक, ग्रे कलर में। ठीक, और दे देते हैं सारस, सारंग, हरा सागर, मोर, मोर, सारस, सारंग, ये सब पक्षी है। तो इतना काफी, उतना पूछता नहीं है। आपसे पूछेगा कि 5 या 10 बोलेगा कि विलुप्त होने के खतरे से घिरे कुछ प्राणी का नाम बताइए। ठीक, इतना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि लगभग 81,000 वन्य प्राणी है पृथ्वी पर, वन्य प्राणी। ठीक, 81,000 वन्य प्राणी है और 47,000 वनस्पति प्राणी। ठीक, और ये जो 47,000 वनस्पति प्राणी है, उसमें से 15,000 भारतीय मूल के हैं, यानी कि जो भारत में उगते हैं, और 32,000 विदेशी मूल के। ठीक, 81,000 वनस्पति प्राणी है और 47,000 वनस्पति प्राणी, सॉरी, 81,000 वन्य प्राणी है और 47,000 वनस्पति प्राणी है, जिसमें से 15,000 भारतीय मूल के हैं, यानी कि जो भारत में पेड़ पौधे उगाए जाते हैं वनस्पति है। ठीक, और 32,000 विदेशी मूल के। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे, संकटग्रस्त प्रजाति किसे कहते हैं? लिखेंगे, अगला क्वेश्चन है, संकटग्रस्त प्रजाति किसे कहते हैं या क्या है? ठीक, तो जीवों की कुछ वैसी प्रजाति जो वर्तमान समय में तो पृथ्वी पर हो, इसमें मतलब कि ऐसे जीव को शामिल किया गया है जो अभी पृथ्वी पर है, जू में, यानी कि अभ्यारण्य बोलो या फिर जैव मंडल बोलो या फिर राष्ट्रीय उद्यान में बोलो, उन सभी जगहों पे ये कुछ जानवर मिलते हैं, जीव जंतु मिलते हैं। लेकिन अगर वहां से अगर समाप्त हो जाए, कुछ लिमिट मात्रा में ही है, गिनती की संख्या में, जैसे शेर, बाघ, ये सब हो गया, गिनती की संख्या में है भारत में, तो अगर वो मर जाते हैं, ठीक, तो मरते तो वही कहलाता है संकटग्रस्त प्रजाति। कम संख्या वाला जीव जंतु अगर मर रहा है
तो वही कहलाता है संकटग्रस्त प्रजाति। तो जीवों की कुछ वैसी प्रजाति जो वर्तमान समय में पृथ्वी पर तो दिखाई देती है, लेकिन मानवीय क्रियाकलाप कहने का अर्थ हुआ कि मानव के द्वारा कुछ ऐसा कार्य करना जिससे पेड़ पौधे को भी हानि पहुंच रहा है, जीव जंतु को भी हानि पहुंच रहा है। जैसे पेड़ पौधे को हानि पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है क्या कि जंगल समाप्त होगा। ठीक, जंगल समाप्त होगा तो जंगल में रहने वाले जीव जंतु कहाँ भागेंगे? दूर भागेंगे। ठीक, यानी कि उनका क्या हुआ? आवास का अतिक्रमण हुआ, यानी उनका घर को एक तरह से तोड़ा गया। क्यों तोड़ा गया? या तो फिर मानव का आर्थिक लाभ हो, ठीक, या फिर मानव आर्थिक लाभ से नहीं तोड़ पाया जीव जंतुओं का घर, यानी उसका आवास का अतिक्रमण नहीं कर पाया, तो कुछ ऐसे आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, जैसे फिर देख लिया वन कटाव हुआ, ठीक, उन सभी कारण से हुआ। मान लिया उससे नहीं हुआ तो प्रदूषण बढ़ गया। ठीक, प्रदूषण भी बढ़ने से कुछ पेड़ पौधे समाप्त होते हैं, तो उससे भी जीव जंतु का आवास का अतिक्रमण होगा। यानी कि जीव जंतुओं का आवास का अतिक्रमण ही सबसे मुख्य कारण है। ठीक, अब उसका आवास का अतिक्रमण होने का एक और कारण है कि मानव की जनसंख्या में वृद्धि होना। ठीक, तो संकटग्रस्त प्रजाति के कई सारे कारण हैं। ठीक, तो संकटग्रस्त प्रजाति होते क्या है कि जीवों की कुछ वैसी प्रजाति जो हमें वर्तमान समय में तो पृथ्वी पर दिखाई दे रही है, वर्तमान समय में पृथ्वी पर हमें दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ मानवीय क्रियाकलाप के कारण वो कुछ समय में या तो फिर समाप्त हो जाएंगे या फिर वो अभी संकट की स्थिति में घिरे हुए हैं। तो इसका आंसर हम कैसे करेंगे? जीवों की कुछ वैसी प्रजाति जो वर्तमान समय में पृथ्वी पर तो है, लेकिन मानवीय क्रियाकलाप के कारण वह संकट की स्थिति में है या संकट में घिरा हुआ है। ठीक है, क्यों घिरा हुआ है? तो मानवीय क्रियाकलाप के कारण। तो जीवों की इस प्रजाति को क्या कहेंगे हम लोग? संकटग्रस्त प्रजाति। तो इसे ही संकटग्रस्त प्रजाति कहते हैं। ठीक, अब पूछ दे कि संकटग्रस्त प्रजाति होने के कारण क्या है, मतलब कि कुछ जीव जंतुओं के समाप्त होने के कारण क्या है, या फिर पेड़ पौधे ही समाप्त हो रहे हैं तो उसका कारण क्या है। ठीक, जैसे में हम लोग देख लें तो क्या, अभी तो शेर हम लोग को दिखाई दे रहा है, बाघ, चीता, गेंडा, बहुत सारे जीव जंतु होंगे। जो चिड़िया खाना जो हम लोग कह सकते हैं संजय गांधी जैविक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पटना में है। ठीक, ऐसे करके हम कम से कम 20-25 राष्ट्रीय जैविक उद्यान अभ्यारण्य का नाम लिखवाएंगे, जिससे सतपुरा कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक, और संजय डुबरी भी वहीं है। तो ये हुआ क्या, संकटग्रस्त प्रजाति के कुछ नाम हुए। जैसे मगरमच्छ को भी लिख सकते हैं हम लोग, कछुआ को भी लिख सकते हैं, कछुआ का कुछ ही प्रजाति हम लोग को दिखाई देती है। ठीक, होने का कारण क्या है? होने का कारण क्या? आवास का अतिक्रमण, सबसे पहला कारण आवास का अतिक्रमण। आवास का अतिक्रमण का अर्थ, आवास का अर्थ होता है घर, आवास का अर्थ होता है घर, और अतिक्रमण का अर्थ होता है, सेंस यहाँ पे है तोड़ फोड़। तोड़ फोड़, एक तरह से इसके घर को समाप्त करना, एक तरह से इसके घर को समाप्त करना। तो मानव किस तरह से
जीव जंतुओं के घरों को समाप्त कर रहा है। ठीक, वही इसमें अगला पॉइंट लिखाएगा। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा तो संकटग्रस्त प्रजाति से आप क्या समझते हैं, होने का कारण को विस्तार से वर्णन कीजिए या इसके विवरण दें, इसका विवरण दें। ठीक, जैसे कुछ जीव जंतु का आवास होता है नदी नाला। ठीक, नदी नाला झील तालाब, कुछ जीव जंतुओं का आवास होता है वन। ठीक है ना। ठीक, तो इन सभी पर अगर समाप्त करें हम, जैसे कहीं नदी का पानी आ रहा है, अगर उसको रोक दें, ठीक, उसको हम रोक दें, नदी नाला के पानी को रोक दें, तो उसमें जो जीव जंतु बह रहे हैं आगे, अगर उसको आगे पानी नहीं मिले तो वो क्या होगा, अच्छा जाहिर सी बात है कि वो मर जाएगा। जैसे वन है, वन को हम लोग काट दें, ठीक, तो उसका तो आवास टूट जाएगा, रहने का घर टूट जाएगा। और जैसे जैसे वन घटेगा तो संख्या घटेगी। ठीक, आवास का अतिक्रमण। दूसरा क्या हो सकता है, प्रदूषण, बढ़ती हुई प्रदूषण। अब किस कारण से बढ़ रहा है प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग होगा। अम्लीय वर्षा होगा, या फिर पराबैंगनी किरण का ओजोन परत को छेद करके आने से होगा। पराबैंगनी किरण सूरज में ही होती है। ये आती है कब, जब पृथ्वी के ओजोन परत जो होता है, ठीक, वायुमंडल का जो ओजोन परत होता है उसमें अगर छेद हो जाए तो वहां से अगर पराबैंगनी किरण आ जाती है, ठीक, और जहां पे पड़ती है, जिस पेड़ पौधा पे पड़ती है वो पेड़ पौधा समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, जल जाता है। और गलती से मानव पे हो गया तो चर्म रोग जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, त्वचा कैंसर हो सकता है। ठीक, ढेर तरह के भयानक भयानक सी बीमारी होगा। और उसमें छेद होने का सबसे बड़ा कारण क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये सब जो वगैरह है, रेफ्रिजरेटर जिसको हम लोग फ्रिज बोलते हैं, वॉशिंग मशीन, या फिर दाढ़ी बनाने वाला क्रीम, या फिर जो फेशियल वगैरह करते हैं, मतलब कि फेस पे लगाने वाला क्रीम, इन सभी से भी होता है। ठीक, ओजोन परत में छेद हो जाए तो उससे पराबैंगनी किरण आ जाए तो वो क्षति पहुंचाता है। ठीक है, तो वो तो अलग सी बात है कि ये क्वेश्चन आता है ओजोन परत से पराबैंगनी किरण वाले जो क्वेश्चन है वो अलग से आते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या होगा, वन का कटाव भी हो सकता है। ठीक, कैसे वन का कटाव हो रहा है, क्या हो रहा है, वो उसके आवास का अतिक्रमण। एक और होगा आर्थिक लाभ से भी संकटग्रस्त प्रजाति कैसे हो रहा है, मतलब जीवो जंतुओं की संख्या कैसे कम रहा है, तो हो जाएगा एक आर्थिक लाभ से भी। मानव अपना आर्थिक लाभ देखेगा तो उससे भी हो सकता है। चार कारण यहाँ बन सकते हैं, आवास का अतिक्रमण, बढ़ती हुई प्रदूषण, वन का कटाव और आर्थिक लाभ। ठीक, आवास का अतिक्रमण, वन का कटाव, बढ़ती हुई प्रदूषण और क्या, आर्थिक लाभ। ठीक, तो संकटग्रस्त प्रजाति। और अगला क्वेश्चन पूछता है कि विलुप्त प्रजाति से आप क्या समझते हैं। तो विलुप्त प्रजाति क्या होता है कि जीवों की कुछ वैसी प्रजाति, दोनों का डिफिनेशन बिल्कुल वैसे ही देंगे, जीवों की कुछ वैसी प्रजाति, इसमें क्या दिए, जो वर्तमान समय में पृथ्वी पर हो, यानी कि अभी तो हम लोग देख रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में वो मानवीय क्रियाकलाप के कारण समाप्त हो जा सकते हैं। ठीक, और उसके बाद क्या है, विलुप्त प्रजाति। प्राकृतिक आवास का अतिक्रमण बोलो या फिर प्राकृतिक आवास का अतिक्रमण, नदी नाला झील तालाब ये सब पे अगर रुकावट आ जाए या तराई क्षेत्र बंद कर दिया जाए, तराई क्षेत्र, ठीक, या वेटलैंड, ठीक, इन सभी पे आवास का अतिक्रमण में आता है। आर्थिक लाभ में क्या हो जाएगा कि हम अपने आवश्यकता के लिए
या तो फिर वन का कटाई कर दे, जो यही पॉइंट आ जाएगा, या तो वन का कटाई कर दे, या फिर अपने आवास को बनाने के लिए, मान लीजिए किसी का घर नदी के आसपास पड़ जा रहा है, या फिर पुल बनाने के उद्देश्य से नदी के जल को रोककर उसका दिशा मोड़ दिया जाए, तो उससे भी जीव जंतु का अति होगा, क्या होगा, उसका संख्या घटेगी। ठीक, कुछ दिशा मोड़ दे और उसके बाद जो जीव जंतु रहेंगे वो तो समाप्त हो जाएंगे। तो वही बोलता है कि आर्थिक लाभ से भी संकटग्रस्त प्रजाति पे खतरा आ रहा है। इसके बाद आता है विलुप्त प्रजाति। विलुप्त प्रजाति क्या होगा कि जीवों की कुछ वैसी प्रजाति जो पृथ्वी पर से 500 वर्ष पहले ही समाप्त हो चुकी है, उसका डाटा है केवल उसमें। ये नहीं कहेंगे कि 100 साल पहले समाप्त हुआ होगा, उसका नहीं, उसका एवं समय लेके चला जाता है 500 वर्ष। ठीक, और एक पॉइंट हम बताएं, वेटलैंड। ये है क्या, निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र। निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र, निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र वेटलैंड कहलाते हैं। निम्न तलीय मतलब क्या हुआ, एक तरह से गड्ढा के रूप में बन गया है। ठीक, और उसमें पानी जमा हो गया, जैसे हम लोग कहते हैं ना पोखर टाइप। ठीक, कहते हैं पोखर टाइप, उसमें अगर पानी जमा हो जाए और उसमें कुछ जीव जंतु पनपने लगे और उसको अगर भर दिया जाए, ठीक, तो उसके कारण भी क्या होगा, संकटग्रस्त प्रजाति, मतलब कुछ ऐसा जीव जंतु भी उसमें पनपा होगा जिसकी संख्या कम होगी, हो सकता है, तो उसी को कहते हैं वेटलैंड, मतलब कि निम्न तलीय जल जमाव वाले क्षेत्र। ठीक, अब देखेंगे हम लोग विलुप्त प्रजाति। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं वन का विस्तार। सभी राज्यों में कितना कितना प्रतिशत है, जैसे मध्य प्रदेश में है 11.2% सर्वाधिक है। ठीक, 11.2% है मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा। मध्य प्रदेश में कितना है, 11.2%। अरुणाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। ठीक, मध्य प्रदेश, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, ये क्रम से है। मतलब सबसे ज्यादा वन वाला राज्य कौन है, मध्य प्रदेश। इसमें आरक्षित और रक्षित वन का 75% हिस्सा केवल मध्य प्रदेश में, इसी कारण से सर्वाधिक वन वाला राज्य मध्य प्रदेश कहलाता है। इसी कारण से सर्वाधिक वन वाला राज्य मध्य प्रदेश कहलाता है। ठीक, और अरुणाचल प्रदेश में है 10.1%, 10.01%। ठीक, छत्तीसगढ़ में 8.25%, उड़ीसा में है 7.17%। ठीक, और इस महाराष्ट्र में 7.01%। ठीक, मध्य प्रदेश में 11.2%, मध्य प्रदेश में 11.2%, अरुणाचल प्रदेश 10.01%, अरुणाचल प्रदेश 10.01%, छत्तीसगढ़ 8.25% यानी 8.25%, उड़ीसा 7.17%, महाराष्ट्र 7.01%। ठीक, महाराष्ट्र 7.01%, महाराष्ट्र 7.01%, उड़ीसा 7.17%, और सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश 11.2%। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश 11.2%, और सबसे कम महाराष्ट्र। टॉप 5 वन का विस्तार वाले राज्य हम बता रहे हैं। सबसे कम 10.01%
महाराष्ट्र का है, और उससे पहले उड़ीसा का है 10.17%, और उससे पहले है किसका 8.25% छत्तीसगढ़ का। उड़ीसा का 7.17, महाराष्ट्र का 7.01, और उससे पहले उड़ीसा से पहले छत्तीसगढ़ 8.25%, अरुणाचल प्रदेश 10.01%। आजादी के पहले भारत वन विस्तार में प्रथम स्थान पे था। ठीक, आजादी के बाद भारत दूसरा स्थान पे चल गया, प्रथम स्थान पे चीन आ गया। वन विस्तार में प्रथम स्थान पे कौन आ गया, चीन, और भारत तब वन विस्तार में कितना स्थान पर है, दूसरा स्थान पर। भारत वन विस्तार में कितना स्थान पर है, दूसरा स्थान पे। प्रथम स्थान पर कौन है, चीन, प्रथम स्थान पे कौन है, चीन। और बिहार में बात की जाए, 6764.14 हेक्टेयर भूमि होगा, परसेंट नहीं है। बिहार में 6764.14 हेक्टेयर भूमि पर क्या है, वन का विस्तार है, जो लगभग भौगोलिक दृष्टि से 7% पर है। ठीक, भारत में भौगोलिक दृष्टि से वन कितने प्रतिशत पर है, 7% पर। और हेक्टेयर में पूछे तो 6764.14 हेक्टेयर भूमि पर, 6764.14 हेक्टेयर भूमि पर। और भौगोलिक दृष्टि से पूछे तो 7% पर। और एक क्वेश्चन पूछता है, बिहार में वनों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया है, 3 आधार पर। ठीक, बिहार के 38 जिला में से लगभग 17 जिला में वन समाप्त हो चुका है। बिहार के 38 जिला में से लगभग 17 जिला में वन समाप्त हो चुका है। ये सब पॉइंट है, पॉइंट वगैरह आपने से खुद स्वयं उतारना होगा। बिहार के 38 जिला में से 17 जिला में वन समाप्त हो चुका है। ठीक, बिहार में भौगोलिक दृष्टि से वन का कितना प्रतिशत है, 7%। और हेक्टेयर में बात की जाए तो 6764.14 हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार है। ठीक, और उसके बाद हम लोग देखते हैं विलुप्त प्रजाति क्या है। विलुप्त प्रजाति के बाद आएगा रेड डाटा बुक, फिर उसके बाद आएगा IUCN, फिर उसके बाद आएगा BSI, ब्यूरो बायोटेक्निकल सर्वे ऑफ इंडिया, IUCN। ठीक, ये सब आएगा। महाराष्ट्र कितना है, 7.01%। महाराष्ट्र 7.01%, और उससे पहले ऊपर में है उड़ीसा 7.17%, 7.17%। और सबसे ज्यादा कौन है, 11.2% मध्य प्रदेश, और सेकंड पे है अरुणाचल प्रदेश 10.01%, और थर्ड पर कौन है, छत्तीसगढ़ 10.825%, छत्तीसगढ़ 8.25%। लिखेंगे विलुप्त प्रजाति क्या है। ठीक, तो हम लोग आज के लिए इतना ही रखते हैं। कुछ क्वेश्चन हम बता देते हैं जो अगले क्लास में हम कराएंगे। विलुप्त प्रजाति IUCN, ये जीवों की सुरक्षा के लिए बनाया गया था IUCN। ठीक, BSI, इसकी स्थापना 1970 में हुई थी। इसका फुल फॉर्म होता है बायोटेक्निकल सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक, और इसके बाद आता है रेड डाटा बुक। ये भी पूछता क्वेश्चन है, विलुप्त प्रजाति IUCN, BSI, रेड डाटा बुक। उसके बाद आएगा क्या, FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसके बारे में हम कुछ बताएंगे। ठीक, और कुछ आता सुमेध जातियां, दुर्लभ जातियां, ये सब जातियां के बारे में बताएंगे। जातियां, सुमेध जातियां, दुर्लभ जातियां, स्थानीय जातियां,
इन सीटू, आउट सीटू, ये सब अगले क्लास में हम लोग कराएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आउट सीटू को एक्स सीटू भी कहते हैं।